जी हाँ दोस्तों, आधी रात को फिर हो गया नया खेला। 17 सितंबर को होंगे दो बड़े लोगों के इस्तीफे। भारतीय जनता पार्टी में मच गया कोहराम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ और देर रात ऐसा क्या हुआ जिसमें इस फैसले के लिए जाने की बात कही जा रही है कि अब एक नहीं दो बड़े नेताओं की या बड़े लोगों के इस्तीफे होने जा रहे हैं 17 सितंबर को। आखिर ऐसे संकेत क्यों मिल रहे हैं कि इन दोनों लोगों के इस्तीफों के बाद में इस्तीफों की एक बड़ी झड़ी लगने वाली है। जगदीप धनखड़ से शुरू हुई इस्तीफे की कहानी की डोर बड़ी लंबी खींचने वाली है। और 17 सितंबर को कौन सी वो दो बड़े लोग हैं जिनके इस्तीफे की बातें इस वक्त सामने आ रही हैं और जिस पर मोहर लग चुकी है गुजरे देर रात के अंदर। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक जरूर देखें। खबर आए में संवेदनशील है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बीते 3 दिनों से खास तौर पर देश के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ को लेकर के जिस किस्म की अटकलें, जिस किस्म की बातें, जिस किस्म की खबरें आप सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन खामोशी जगदीप धनखड़ की अभी भी बरकरार है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि उनको खामोश रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मगर दोस्तों, अब आने वाले 17 सितंबर को दो बड़े लोगों के इस्तीफे की बातें जो सामने आ रही हैं, कौन है वो दो बड़े नेता? भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की अगर बात करें तो दो बड़े नेता तो मोदी और शाह हैं। मौजूदा वक्त में एनडीए की अगर बात करें तो उसमें इस्तीफे का कोई बहुत ज्यादा कंसर्न मौजूदा वक्त की स्थिति से दिख नहीं रहा है। या फिर संघ से जुड़ी हुई चीजों की अगर बात करें तो उससे भी कुछ बहुत ज्यादा लेना देना देश की राजनीति या फिर देश के हित से तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो दो बड़े नेता कौन है, वो दो बड़े लोग कौन है? और उन दो बड़े लोगों के इस्तीफे के बाद में कई सारे मंत्रियों के इस्तीफे होंगे। इस बात की बुनियाद आज नहीं बीते हफ्ते पड़ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं वो दो नाम और फिर उसके बाद की स्थिति और उसके बाद मंत्रियों के इस्तीफे। लेकिन उससे पहले आप आज से ठीक 11 वर्ष पहले चलिए, जहन में लाइए वो बात। सत्ता में कैसे मोदी और शाह आए और एक वक्त देश को लगा कि साहब देश में कुछ चमत्कार होने जा रहा है। जो लोग बीजेपी के विरोधी भी थे, शायद उन लोगों ने भी उस वक्त उस रो में मोदी और शाह के नाम पर वोट कर दिया। और जिस अंदाज में जो नारे दिए गए, जो स्लोगन दिए गए, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई के मार बहुत हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार, पेट्रोल डीजल न जाने क्या क्या, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो सबका सब इस वक्त धराशायी ही दिख रहा है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में एक और नारा उन्होंने दिया कि दोस्तों मित्रों, आप अपना वोट अपने पोलिंग बूथ पे डालिए, उसका वो सीधा वोट मुझे मिलेगा। ये नारा देश में पहले कभी किसी नेता ने नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने भी नहीं, वो चीज नहीं दी थी। बहुत मास्टर, बहुत कैची लाइन थी लोगों को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप उसके बाद ठीक आ जाइए कट्टू 2024 का लोकसभा चुनाव, 14 से 24 से पहले देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे आजाद भारत में जिन्होंने संसद में कहा कि अब की बार 400 पार, और 400 पार और बीजेपी के लिए 370 का नारा एक ऐसा नारा रहा जिसे बीजेपी नेताओं, प्रवक्ताओं और डॉगी पालतू मीडिया ने गला फाड़ फाड़ कर जनता में, बीजेपी के भक्तों में इस बात का विश्वास दिला दिया कि साहब ला रहे हैं 400। बीजेपी के नेता बयान देने लग गए कि साहब 400 दीजिए क्योंकि संविधान बदलना है। अयोध्या जैसी जगह जहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, जनता ने सबक सिखा दिया हरवा करके वहां पर, क्योंकि वहीं के बीजेपी के प्रत्याशी ने कहा कि साहब 400 हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमें संविधान बदल देना है। खैर, मगर दोस्तों, वो जो 400 पार का नारा था, दरअसल वो नारा नहीं, एक अहंकार था। वो नारा नहीं था, बल्कि सत्ता के नशे में चूर, अहंकार में चूर एक ऐसा बयान था जिस बयान की बुनियाद महज भुरभुरी जमीन थी, मुट्ठी में रेत के मानिंद। जिस नारे को दिया तो, लेकिन हकीकत मुट्ठी में रेत के मानिंद से फिसलती चली गई। और फिर उस वक्त ऐसा लगा कि साहब संघ ने जिस हिसाब से, जिस तौर से उस वक्त हस्तक्षेप करना शुरू किया, लेकिन उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी को यह लगा, मोदी शाह को यह लगा कि साहब हम तो इस तीसरी बार में अगर जनता ने हमें सत्ता दी है या देने जा रही है तो फिर हम अपने दम पर सब कुछ कर करा करके दिखा देंगे।
बयान दिलवा दिया जेपी नड्डा साहब से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से, कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, हम खुद ही जीतने में सक्षम हैं। नतीजा आपके सामने हुआ, 303 से खिसक करके 240 पर आ गए। मगर दोस्तों, जिस टकराव की भूमिका काफी दिन पहले से बनती हुई दिख रही थी, उस टकराव की जो पिच थी, वो पिच बहुत ठोस शक्ल में सामने आ गई और उसके बाद में संघ ने फिर अपने तौर पर चीजों को मैनेज करना शुरू किया। पहली बार ऐसा हुआ बीते कुछ महीनों पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कभी संघ के कार्यालय नागपुर नहीं गए, हेडक्वार्टर नहीं गए, संघ के कार्यालय भी उनको जाना पड़ गया। पहली बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री आवास पर भी गए। बहुत कुछ पहली बार हो रहा था और ऐसी स्थिति में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये लग गया कि साहब अब हम मनमानी नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के आला कमान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त करने में, चयन करने में खुद को सक्षम नहीं पाने। यानी कि संघ ने हर उस जगह पर ब्रेक लगाई, हर उस जगह पर नट बोल्ट टाइट किया, हर उस जगह पर बैरिकेडिंग खड़ी की, हर उस जगह पर सवाल उठाया, हर उस जगह पर अपना फीडबैक दिया, हर उस जगह पर अपनी बात रखी, जिसमें मोदी और शाह चला नहीं पाए। और ये फैक्ट है, वरना लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टांप वाली हैसियत में मोदी और शाह के लिए जेपी नड्डा साहब, उनको लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं दिया जाता रहा होता। अभी भी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी भी, क्योंकि उन्होंने पद छोड़ा नहीं, उनके उस कार्यकाल को लगातार बढ़ाया ही जाता रहा। फुल टाइम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए। अब ऐसी स्थिति में आप सोचें, संघ ने जो भूमिका तैयार की है, ऐसे में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ के नजरिए वाले हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ के पसंदीदा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के आला कमान के पसंदीदा नहीं है। और वो नाम कौन है? वो नाम, दो नाम तो फाइनल हो चुके हैं और उसमें से दोनों नाम को मैं अगले शो में खुलासा करूंगा। लेकिन उस नाम के आने के बाद में मोदी और शाह को ये लगेगा कि शायद हम अपने आप इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी कहीं ना कहीं कॉर्नर हो चुके हैं दोस्तों। अब ऐसी स्थिति में दरअसल ये भूमिका है कि साहब आने वाले दिनों में संघ अपने हिसाब से बीजेपी को चलाने की कोशिश फिर से करेगा। संघ अपने हिसाब से देश की राजनीति की दशा और दिशा ले चलाने की कोशिश खुद करेगा। संघ अपने हिसाब से गुजरात लॉबी के भविष्य को एक तरीके से निर्धारित करेगा। संघ अपने हिसाब से, क्योंकि दोस्तों जैसे कि जगदीप धनखड़ को अचानक किसी फोन कॉल, किसी डांट फटकार, किसी नड्डा सरीखे लोगों के साथ बहस, किसी ऐसी कोई तत्काल इमीडिएट किसी कॉज से इनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। ये भूमिका आज से नहीं, इस्तीफे की भूमिका 6 महीने पहले ही बन चुकी थी। ये फैसला 6 महीने पहले ही हो चुका था, लेकिन सही मौके पर, सही तरीके से, जिसमें इस्तीफा लेने वालों को अपने हित साधने का मौका मिले, उसका इंतजार था। इस्तीफा अब जाकर के लिया गया। ऐसी ही कुछ चीजें संघ ने पहले से तैयार कर रखी है। और ऐसे में एक जुमला जो बार बार आप सुनते हैं 75 वर्ष का, जिसे हर कोई बताता है कि साहब मोदी और शाह ने जो बीजेपी के लिए एक नियम अपने तौर पर जोड़ दिए कि हालांकि वो बीजेपी का जो संविधान है, उस संविधान में वो नियम नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक नियम बना दिया कि 75 वर्ष पूरे होने पर साइडलाइन किए जाने, जिसमें आप जानते हैं सबको कौन कौन से लोग, अडवाणी सरीखे लोग बाहर किए गए। ऐसी स्थिति में दोस्तों तो अब होगा क्या? देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या होना है? देश के प्रधानमंत्री से क्या वाकई संघ इस्तीफा लेने जा रहा है? क्या वाकई 75 वर्ष पूरे होने पर उनसे इस्तीफा ले लेगा? लेकिन एग्जिट प्लान क्या है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? एग्जिट प्लान में उनके है क्या? एग्जिट प्लान की चॉइस क्या खुद मोदी को दी गई है? एग्जिट प्लान भी संघ की तरफ से बताया गया। हालांकि दोस्तों अगर आप देखें तो मोदी के लिए अब कुछ ऐसी चीज बची नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। जब से वो देश की राजनीति में आए, गुजरात में आए, कोई चुनाव आज तक वो हारे नहीं। जब से हैं लगातार वो सरकार में है, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो। और ये भी इत्तेफाक है कि जब पहली बार राजनीति में आए, सक्रिय चुनावी राजनीति में मुख्यमंत्री बने, सीधे पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़े हुए थे। वो सीधे दिल्ली से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको भेजा और मुख्यमंत्री बना दिया। और उसके बाद से लगातार वो सत्ता में बने हुए, कभी कोई चुनाव नहीं हारे। वो सब कुछ अचीव किया उन्होंने। प्रधानमंत्री भी 3 बार बन चुके हैं। बचता क्या है?
अब बचता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नोबेल पीस प्राइज उनको मिले, शायद भारत पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की कड़ी को मजबूती से सब कुछ ठीक ठाक करके कश्मीर वाले इश्यू को भी पूर्ण रूप से हल करा करके शांति कर लेते तो शायद मिल भी जाता, लेकिन ये तो शायद संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अब देश का प्रथम नागरिक ही बचता है कि साहब अब तो सब कुछ रह लिए, अब कोई लालसा नहीं बची हुई है प्रथम नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति। तो बहुत सारे लोग, जब मैंने इसको समझने की कोशिश की, कई सारे लोगों ने कहा कि अगर संघ अपने उस फैसले पर अडिग रहता है, इस्तीफे दिलवाता है 17 तारीख को, ये 75 वर्ष पूरे होने पर, तो फिर इनका एग्जिट प्लान राष्ट्रपति का भवन, यानी कि वहां जाकर के आराम से अपना बाकी के जो कार्यकाल हैं उसको गुजारें। हो सकता है कुछ ऐसा तब तक आ जाए कि साहब एक टेन्योर नहीं 2 टेन्योर राष्ट्रपति रह जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, और तब तक इनकी एज 80-85 हो ही जाएगी। मगर दोस्तों, शाह के लिए जाहिर तौर पर शाह के लिए क्या कुछ चीजें हैं वो एक अलग तरीके से देखी जा रही है, लेकिन इस बीच में अब प्रधानमंत्री का पहले उस पद से एग्जिट होना, इस्तीफा देना, तो फिर क्या करेंगे? अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचना है तो द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति जी की कुर्सी खाली होनी चाहिए। फिर उनके भी इस्तीफे की बात कही जा रही है, और उनके इस्तीफे में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नजरिए से अपने हिसाब से लाकर के बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी में लाकर के बिठा दिया। और दोस्तों, बीजेपी में मोदी के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद में राष्ट्रपति बनने में कोई भी दिक्कत तो छोड़िए, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी है इस वक्त संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में, बड़े आराम से वहां जाकर के, यानी कि सिर्फ इनका आवास चेंज होगा। प्रधानमंत्री का जो आवास है उससे थोड़ी ही दूरी पर, बहुत थोड़ी सी दूरी पर 7 RCR जो पहले नाम हुआ करता था 7 रेस कोर्स से बहुत थोड़ी सी दूरी पर है राष्ट्रपति भवन, वहां से वहां चले जाएंगे। यह बदलाव होगा, और उपराष्ट्रपति जी का भी जाहिर तौर पर इस्तीफा स्वास्थ्य कारण या कोई पर्सनल कारण बता करके दिलवाया जाएगा। यह कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में यह खबरें तैर रही हैं। बहुत सारे संघ के जानकार जिन्हें आप टीवी डिबेट में देखते हैं, बहुत सारे संघ से जुड़े हुए लोग जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करते हैं, कुछ ऐसे ही लोगों से मैंने बातचीत करके समझने की कोशिश की, कुछ ऐसे एग्जिट प्लान की बातें कही जा रही हैं। अब दोस्तों, उसमें भारतीय जनता पार्टी के इन 2 आला कमान के लिए भी 2 महत्वपूर्ण बातें कही जा रही हैं। एक ये कि जैसे बहुत सारे केसेस में इस वक्त बीजेपी की केंद्र की सरकार ने बहुत सारी चीजों में बदले की भावना से विपक्षियों के साथ में कार्रवाई की है, जो कहा जा रहा आरोप लग रहा है, अगर सरकार उस वक्त केंद्र की बदली तो बदले की भावना से बहुत सारी कार्रवाइयां तो होंगी। मैं सीधे सीधे इस बात को कह रहा हूं, लेकिन ऐसा होता देखा आपने, हो सकती हैं। और ऐसे में चूंकि प्रधानमंत्री रह चुका एक शख्स राष्ट्रपति होगा और फिर उसके बाद का टेन्योर उनके पास में होगा, तो फिर उनके ऊपर केस चलना, केस होना, किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार, कोई इंक्वायरी उस वक्त तो संभव नहीं होगी नियम के हिसाब से। लेकिन शाह साहब का क्या होगा? शाह साहब तो महज मंत्री रहे। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ चीजें पर्दे के पीछे खिचड़ी चल रही है, और ऐसे में कल का ऐसा कहा जा रहा है कि देर रात दिन में संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, फिर देर शाम भी एक बैठक हुई, और उस बैठक में संघ के कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, विश्वसनीय नेता उस बैठक में शामिल थे। बताया ऐसा जा रहा है कि इन तमाम चीजों के बीच में एक फैक्टर संजय जोशी भी हो रहे हैं। वो संजय जोशी जिनसे मोदी और संजय जोशी के बीच का 36 का आंकड़ा आप जानते हैं। 20 वर्षों से संजय जोशी सक्रिय राजनीति में नहीं है, और अगर 20 वर्षों से, क्योंकि वो भी गुजरात के हैं, अब तक गुजरात में नरेंद्र मोदी थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो वहां उनकी राजनीति का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मोदी के रहते वो सक्रिय राजनीति में कोई हो नहीं सकते थे। देश में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए केंद्र की राजनीति में, तो फिर अब दोनों स्तर पर मोदी साहब का वर्चस्व है। तो ऐसे में बीते 20 वर्षों से बताया जा रहा है कि संजय जोशी की सक्रिय राजनीति एक तरीके से ठप पड़ी हुई है, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनीतिक कद, बावजूद इसके जनता के बीच में, लोगों के बीच में, उनके फैंस, उनके समर्थक, उनके वोटर्स या उनके जो लोग भी हैं, उनमें उनका किसी भी तरह का कोई मूल्य कम नहीं हुआ।
आज भी वो उसी तरीके से उनके साथ में होते हैं और लोग उनके साथ में उसी तरीके से मिलते हैं। संजय जोशी अगर संग लेकर के उनको आता है तो फिर ये जो इस वक्त 2 इस्तीफों की बात कही जा रही है, ये अपने आप में पूर्णतः सत्य हो जाएंगी। और इसके बाद फिर दौर शुरू होगा, चूंकि अभी तो केंद्र सरकार ये टेन्योर 2029 तक है। दौर शुरू होगा इस्तीफों का बीजेपी में, संगठन में, मिनिस्ट्री में, क्योंकि रिशफल होगा। संगठन में बड़े बदलाव होंगे, मंत्रालय में बड़े बदलाव किए जाएंगे और जाहिर तौर पर इस्तीफों की एक बड़ी झड़ी लगी जाएगी। हालांकि उसको फेस सेविंग के हिसाब से, डैमेज कंट्रोल के हिसाब से उसको कुछ ऐसी स्थिति दिखाई जाएगी, मीडिया के जरिए बताई जाएगी कि साहब सब कुछ ठीक है, शांत है, उसके कोई कारण, कोई रीजन दे करके ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार करते हैं 17 सितंबर का। उस वक्त तक स्थिति बनती क्या है, फैसले क्या होते हैं, आप क्या सोचते हैं इस पूरे एनालिसिस पर? अपनी बात, अपना कमेंट, आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, क्या और चाहते हैं कि बिंदु पर आप चर्चा चाहते हैं या शो चाहते हैं, जरूर लिखें। हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत शुक्रिया।